Hello students. So today we are going to talk about the chemical properties of alkanes. अब जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जब भी आप प्रॉपर्टी या प्रिपरेशन को पढ़ना चाहते हो तो आपको उसका एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी सारी प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर लेना है, जैसा कि यहां पर बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन, कंबशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद स्टीम, एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन एंड पायरोलिसिस। अब इन सारी प्रॉपर्टीज में से ये जो पहली चार प्रॉपर्टीज हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपकी एल्केन्स को लेके, जो आपके 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में पूछी जाएगी। लास्ट की जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये बेसिकली बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स देती हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करें तो चलेगा। अब पहली चार प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है सब्स्टिट्यूशन। अब समझना, एल्केन जो है वो बेसिकली एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन ने चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बना के रखा हुआ है, मतलब ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एग्रीड? यस। तो इन हाइड्रोजन्स के अंदर, इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। हम बेसिकली किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, वैलेंसी को खाली करके उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द नेम इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हाई alkanes give substitution? It is because they are saturated. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके रख लेना। परफेक्ट है। चलो, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन विद ऑल दी एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच प्रॉपर्टी। चल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन, जिसको हैलोजिनेशन भी बोला जाता है, बिकॉज हम हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हैलोजन को लगाते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो। CH4 हमारा एक एल्केन है, उसके ऊपर Cl2 ऐड किया, और जैसे ही आपने ऐड किया तो यहां पर आपको देनी पड़ेगी हल्की सी एनर्जी। अब वो जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स में दी जा सकती है, जैसे या तो आप हीट कर दो या तो आप फ्री सनलाइट दे दो। फ्री सनलाइट दे दो। अब ये जो फ्री सनलाइट है मेरे बच्चे, वो बेसिकली H से डिनोट होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एरो के ऊपर या तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर H लिखा हो, तो ये पूरे रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो कार्बन है उसके जो चार हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहां पर एक क्लोरीन लग जाएगा। तो दूसरे क्लोरीन का क्या होगा, तो ये जो दूसरा क्लोरीन है वो यहां से जो H निकला था उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना के बाहर। अब क्या ये चीज सिर्फ क्लोरीन के साथ हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ये फ्लोरीन के साथ भी पॉसिबल है, ये ब्रोमीन के साथ भी पॉसिबल है, और ये आयोडीन के साथ भी पॉसिबल है। इस रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन बोलेंगे, इसको फ्लोरीनेशन, इसको ब्रोमिनेशन, इसको आयोडीनेशन, एंड इन जनरल दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजिनेशन। अब इस पूरे रिएक्शन के पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, चलिए देख लेते हैं। पूरे मैकेनिज्म के अंदर देयर आर 3 स्टेप्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे ही हम क्लोरीन को सनलाइट देते हैं, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेन इन द स्लाइड। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम क्या करते हैं, सनलाइट देते हैं, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो फ्री रेडिकल्स में टूटता है, एक होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, और फिश हुक एरो से हमने उसको दिखाया है। तो 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनते हैं। इस स्टेप को बोला जाता है चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप का नाम लिख लीजिएगा, चेन इनिशिएशन स्टेप, राइट। फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, चेन को प्रोपोगेट करता है। चेन इनिशिएट कर दिया, फिर वो चेन को क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। अब वो प्रोपोगेशन जो है वो 2 पार्ट में होगा। देखो, पहले पार्ट में वो एल्केन के पास जाएगा, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। आई होप यू आर एबल टू सी दिस एरो, राइट। तो क्लोरीन जो है वो H फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके HCl बना के बाहर हो गया, और उसने यहां पर एक
एल्केन फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। स्टेप 2 बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, तो प्लीज इस स्टेप को ध्यान से समझना। फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल, सेकेंड स्टेप में वो क्लोरीन फ्री रेडिकल ने एक एल्केन का फ्री रेडिकल बनाया जो फर्दर जाके क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से क्लोरीन फ्री रेडिकल निकाल के आपको बन जाएगा CH3Cl। और यहां पर ये जो Cl फ्री रेडिकल बना वो फर्दर आपके नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को जाके क्या करता जाएगा, फ्री रेडिकल बनाता जाएगा, एंड दैट्स हाउ दिस बिकम्स अ चेन रिएक्शन। तो चेन इनिशिएशन आया, सेकेंड स्टेप में चेन प्रोपोगेट हुई, जिसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल ने क्या किया, एल्काइल फ्री रेडिकल बनाया और उस एल्काइल फ्री रेडिकल ने फर्दर क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके हैलोजिनेशन कर लिया। व्हाट इज द लास्ट स्टेप? चेन टर्मिनेशन स्टेप। द लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होता है? चेन टर्मिनेशन के अंदर बेसिकली यहां पर जो CH3 का फ्री रेडिकल बन रहा है, या तो वो रिएक्ट होके CH3 और CH3 मिलके C2H6 बना देगा, या फिर CH3 और Cl का फ्री रेडिकल मिलके CH3Cl बना देगा, या फिर Cl के दो फ्री रेडिकल्स बनके Cl2 भी बना सकते हैं, या फिर यहां पर जो H का जो फ्री रेडिकल बन रहा था वो भी आपस में रिएक्ट करके H2 बना सकते हैं। मतलब दीज आर द पॉसिबल चेन टर्मिनेशन स्टेप्स। लेकिन what is requirement by us is this. So this is how basically your mechanism of halogenation works, और इस मैकेनिज्म को मेरे बच्चे बोला जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में क्या बन रहे हैं? फ्री रेडिकल्स। वो क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। इसलिए नाम आ गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। अंडरस्टूड? चल, तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि हैलोजिनेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म समझ लिया। अब प्रॉब्लम है कि हमारे पास है 4 तरह के हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा और कौन लीस्ट रिएक्टिविटी करेगा। तो भैया फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, एंड आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव इन दिस रिएक्शन। अब समझने की कोशिश करना, फ्लोरीन इतना वॉयलेंट रिएक्ट करता है कि आपका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। दैट इज वाई इस रिएक्शन के अंदर फ्लोरोएल्केन्स को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। परफेक्ट। क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसीलिए क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन सबसे हाईएस्ट अमाउंट में यूज होता है। आयोडीनेशन के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो रिएक्ट तो पहले स्लो करेगा। तो जैसे ही मैंने ये बनाया, यहां पर बन गया CH3I और साथ में क्या निकलेगा? HI। अब ये जो HI है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? वापस इसके ऊपर रिएक्ट करके इस पूरे रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देगा। Therefore, the yield of iodoalkanes from this process becomes very less. Hence, therefore, हमें यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करना पड़ता है, लाइक HiO3 या फिर HNO3, जिससे आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम होता जाएगा और रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड रहेगा टू इंक्रीज द यील्ड। सो दिस वाज द रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन हैलोजेंस। ऐसे ही अगर आपके पास एक एल्केन है समथिंग लाइक दिस, अब समझने की कोशिश करना, इसको एक और कार्बन बढ़ा देते हैं। तो यहां पर है CH3, यहां पर है CH3, यहां पर है CH2, यहां पर है CH3 और यहां पर है CH, राइट? So there are 3 different types of carbon in this. ये है प्राइमरी कार्बन एंड प्राइमरी कार्बन। आई होप while you are seeing this video आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन पता होना चाहिए,
राइट। ये है आपका 2 डिग्री कार्बन, ये है आपका 1 डिग्री कार्बन, ये भी आपका 1 डिग्री और ये भी आपका 1 डिग्री और ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। अब जब अलग अलग टाइप के कार्बन आ जाए तो इसके ऊपर जब आप हैलोजन रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हैलोजन अब ये वाले कार्बन पे रिप्लेस करेगा, ये वाले कार्बन पे ये या ये, राइट। अब ये और ये तो प्राइमरी ही है, सेकेंडरी और टर्शरी में से किसको रिप्लेस करेगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि टर्शरी फ्री रेडिकल जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है कंपेयर्ड टू सेकेंडरी, कंपेयर्ड टू प्राइमरी। इंटरमीडिएट्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर जीओसी में हमने पढ़ी हुई है। सो टर्शरी जो है वो मोस्ट स्टेबल है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बनेगा। और जब मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा तो देयरफॉर टर्शरी कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा बनेगा। सिंपल है। सो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर कार्बन। तो हैलोजेंस एंड कार्बन की रिएक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज डन विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग अप विद द सेकेंड प्रॉपर्टी। फ्लो चार्ट बनाया होगा आप लोगों ने। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था, कंबशन रिएक्शंस। अब सीन ये है कि जब भी आपके हाइड्रोकार्बन्स कंबस्ट किए जाते हैं, कंबशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन, हम इनको बर्न करते हैं। जैसे ही आप इनको प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना देगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना देगा। ऑक्साइड है H2O, भैया उसको बोलते हैं वाटर। अब खेल ये है कि इस खेल में प्रॉब्लम आती है बैलेंसिंग की। इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो बाबा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो, हमेशा हाइड्रोकार्बन को 1 मोल मान लो। 1 मोल के सामने कार्बन को बैलेंस करोगे तो ये 1 आएगा। 4 मोल हाइड्रोजन के लिए यहां पर 2 मोल वाटर आएगा, और 1 into 2 दैट इज 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर, तो टोटल 4 करने के लिए आपने यहां पर 2 लिख दिया। ऐसे आप कोई भी हाइड्रोकार्बन के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया C4H10, इट्स अ ब्यूटेन। इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे को अगेन कार्बन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा। बैलेंस करने की ट्रिक क्या है, 1 मोल ये लिया, उसके सामने 4 यहां पर आएगा। क्यों, क्योंकि 4 into 1 4 हो गया, अरे हुआ ना। और 1 into 10, तो यहां पर 2 मोल ऑलरेडी हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5। अब सीन देखो, 4 2s 8 ऑक्सीजन एंड +5, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 13 ऑक्सीजन। अब जब भी ऑड नंबर ऑक्सीजन आए तो आपको करना कुछ नहीं है, उस ऑड नंबर को डिवाइड बाय 2 करके यहां पर बैलेंस कर देना है। सो दिस इज हाउ बेसिकली योर एनी हाइड्रोकार्बन इन द वर्ल्ड, मे इट बी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, जिसकी बैलेंसिंग की ट्रिक मैंने आपको दे दी है। अच्छा, कई बार क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सेस ना होके लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो उस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में अगर सपोज ये 2 मोल ना किया जाए, ये लिमिटेड कर दिया जाए, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके तो वाटर बनाएगा, लेकिन जो कार्बन है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बन ब्लैक के फॉर्म में मिलेगा। और ये जो कार्बन ब्लैक है ना, ये आपका ब्लैक पेंट, ब्लैक इंक, ये सब बनाने में यूज होता है। सो 2 टाइप्स ऑफ कंबशन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में कार्बन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन कार्बन के फॉर्म में ही रहेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन ब्लैक, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्साइड बना के हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर दे देगा। So that's all with the second property of alkanes. Third property जो है, it is all about controlled oxidation. मतलब डाल हम ऑक्सीजन ही रहे हैं, लेकिन इस बार आप नोटिस करो कि हम एरो पे कुछ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। अच्छा,
ऑक्सीडेशन के प्रोसेस का कभी भी मैकेनिज्म करने मत बैठना, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है। ये एक ऐसा रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपको हल्का सा याद रखना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि हमने एल्केन जो है वो मीथेन लिया है, मीथेन लिया है और इथेन लिया है। अच्छा, इनको अब यहां पर आप कोई भी एल्केन ले सकते हो। अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मीथेन, मीथेन और इथेन। जैसे ही आप कॉपर के प्रेजेंस में आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको उस एल्केन में से क्या मिलेगा? अल्कोहल। अच्छा, जितने कार्बन का है उतने ही कार्बन का अल्कोहल मिलेगा। देयर इज नो चेंज इन द कार्बन चेन, ध्यान रखना। सेम वेज अगर आपने एल्केन को मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम एक डी ब्लॉक का क्या है? एलिमेंट है मॉलिब्डेनम। ये मॉलिब्डेनम ऑक्साइड जब आप लोगे, उसको हीट करोगे तो वो आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप देगा, HC डबल बॉन्ड OH, राइट है। और CH3 दो कार्बन का लिया, उसके ऊपर हमने ये मैंगनीज का एसीटेट लिया। अच्छा, CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसको रिमूव करके अगर मैंने मैंगनीज डाला तो ये मैंगनीज एसीटेट हो जाएगा, राइट। अब मैंगनीज की वैलेंसी जो है वो 2 होती है, तो इसीलिए यहां पर ट्वाइस ऐसा, राइट। सो मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो मेरे को एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, जो आपको सोचना है भाई, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। परफेक्ट है। सो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में 3 रिएक्शंस आपको एल्केन में देखने को मिलेंगे, कॉपर, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड एंड मैंगनीज एसीटेट। खाली एलिमेंट्स को याद रखो और उसके सामने उसका प्रोडक्ट याद रखो, क्योंकि इसके मैकेनिज्म को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इस स्टेज पे। अब नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट करनी तो पड़ेंगी क्योंकि अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर है, जिसमें पायरोलिसिस और आइसोमराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू। ये कभी भी किसी भी स्कूल एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एंडलेस हो सकते हैं। एरोमेटाइजेशन इज वन विच कैन बी आस्क्ड, एंड रिएक्शन विद स्टीम, ये तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है भाई। स्टीम मतलब H2O इन विच फॉर्म? गैसियस फॉर्म। काफी सारा हीट किया हुआ है हमने, और कैटलिस्ट तो पहचान में आ ही गया होगा, H2 निकल वाला है कि नहीं। तो निकल आ गया, उसको हीट किया। आपको याद होगा कि प्योर निकल में हमें हीट करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज प्योर निकल का सरफेस एक्टिवेट करने के लिए दिस हीट इज रिक्वायर्ड। अब जब आप ये मीथेन या कोई भी एल्केन को आप स्टीम के साथ रिएक्ट करते हो ओवर अ निकल कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर, तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, बट दिस टाइम इट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। और आपका जो H है वो H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये जो गैस है ना CO प्लस H2, इस गैस को सिन गैस भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इसने कोई सिन कमिट नहीं किया है। ये सिन कम्स फ्रॉम द वर्ड सिंथेसिस। तो बाबा ये जो गैस है ये बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में यूज होती है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दिस बेसिकली इज अ सिंथेसिस गैस। तो आपको इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हुए नजर आएंगे द मोमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेट्स रिचर एंड रिचर। ओके, तो इस पॉइंट को जरा नोट डाउन कर लीजिएगा कि सिन गैस बोलते हैं इसको। कई बार एमसीक्यू में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, एरोमेटाइजेशन। अच्छा, एरोमेटाइजेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के नाम पे हम लोग एक ही कंपाउंड पढ़ेंगे। क्या है उसका नाम? बेंजीन है। अच्छा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, मतलब 6 कार्बन का क्या है? एल्कीन, एरोमेटिक कंपाउंड है। परफेक्ट है। अब प्रोसेस है एरोमेटाइजेशन। जब मुझे चाहिए 6 कार्बन, तो मुझे यहां पर जो एल्केन लेना पड़ेगा वो कितने कार्बन का लेना पड़ेगा? 6 कार्बन। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सेन, राइट। इस हेक्सेन को जब आप 773 केल्विन पे हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा चेन कंप्रेस हो जाता है, आपने प्रेशर दिया है राइट, तो ये पूरा चेन कंप्रेस हो जाएगा और ये एक साइक्लिक चेन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिमूविंग वन वन हाइड्रोजन ईच। तो क्या होगा, ये यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये पूरा का पूरा यहां पर इस तरीके से साइक्लिक चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। और फिर जब आप इसको प्रोलॉन्ग्ड मतलब ज्यादा समय तक इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पे मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के ऊपर से पास करते हो, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, कोई एक ऑक्साइड आपको याद रखना है, ये वापस से रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं आपको ये याद करने के लिए बोल रहा हूं। अब जैसे ही आपने इसको प्रोलॉन्ग रखा तो क्या होगा मेरे बच्चे, होगा कुछ नहीं, यहां पर जो दो दो हाइड्रोजन्स लगे हुए थे ना साइक्लोहेक्सेन में, यहां पर दो दो हाइड्रोजन्स थे, उसमें से एक एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा और ये पूरी की पूरी चेन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। फेयर, सिंपल, आसान। तो देखो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, दैट इज आइसोमराइजेशन एंड पाइरोलिसिस। अच्छा, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। पायरो का मतलब होता है हीट दे के ब्रेकडाउन, टेम्परेचर रेज करके ब्रेकडाउन। अब आप कोई भी बड़ा एल्केन ले लो, उसको जब आप 773 केल्विन के ऊपर हीट करोगे, दिस इज 773 केल्विन रिटन इन बुक टू बी प्रिसाइज, लेकिन ये हायर टेम्परेचर्स तक लेके जाना पड़ता है। जैसे ही आप उसको करोगे, वो छोटे छोटे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों में कन्वर्ट हो सकता है। तो इनडेफिनेट प्रोडक्ट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन को पूछे जाने का चांसेस 0%। हेंस इस प्रॉपर्टी में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पाइरोलिसिस क्या होता है, दैट्स इट। कई बार उसकी डेफिनेशन आ जाती है। सेम गोज ओवर हियर। आइसोमराइजेशन क्या होता है, आइसोमराइजेशन इज बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज या ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। परफेक्ट है। तो अगेन आप कोई भी एल्केन ले लो, जैसे हमने यहां पर एनहेक्सेन लिया है, उसको आप एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे, यहां पर भी आपको हल्का सा हीट चाहिए, जैसे आप इसको हीट करोगे तो आपके हेक्सेन की चेन में से, सो हेक्सेन मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, उसमें से एक कार्बन निकलेगा, लेफ्ट के सेकंड पे लगेगा, क्या बनेगा, आइजो। अरे बनेगा ना। ऐसे ही आपके 2 कार्बन निकल गए और लेफ्ट के सेकंड पे लग गए नियोहेक्सेन। ऐसे जितने भी पॉसिबल इसके आइसोमर्स हो सकते हैं, वो सारे पॉसिबल आइसोमर्स बन जाएंगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स यहां पर खत्म होता है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका मैकेनिज्म 3 मार्क में पूछा जाता है, बिकॉज 3 स्टेप्स हैं। सो टेक केयर एंड वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।